प्यारे बच्चों, केटीसी 2.0 पर आपका स्वागत है। चलो भैया, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2022 में टोटल 99 शिफ्ट एग्जाम हुआ था ना, उसका मैथ का 10वां सेट लेकर। तो चलिए समय बिना गवाए आते हैं आज का पहला क्वेश्चन पर। ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। ये कहता है भैया इसको हल कर दो, यानी कि सिम्प्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। क्या करोगे तो किसी का भी पावर 0 हो उसका मान क्या होता है, 1 होता है, सबको पता है दोस्त। यहां पर आगे बढ़ो, यहाँ पे 3 के पावर माइनस में है तो माइनस को पावर प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, बटा में कर देंगे, यानी 1/3 के पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 9 हो जाएगा। यहां पे देखो 3 के पावर -1 है, इसको प्लस में करोगे तो 1/3 के पावर 1 यानी कि 3 हो जाएगा, है ना। ये कोष्ट के भीतर है, यहाँ पे गुना क्या है भैया, तो कह दोगे 27 है। अब इसको हल कर दोगे एलसीएम लेकर, यहाँ पे कितना एलसीएम होगा, कहोगे 9 + 1 + 3 गुना क्या होगा दो 27। क्या कटेगा, कहोगे जी 9 × 27 से कट जाएगा, यानी आ जाएगा 9 × 10 = 3 13 13 गुना 3 यानी कि 39 आपका प्रश्न का उत्तर होगा, जो कहीं ना कहीं ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। तो दोस्त बिना समय गवाए आते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन पर। यह रहा आपका स्क्रीन पर। कहता है कि समचतुर्भुज का एरिया बता दो, समचतुर्भुज का एरिया बता दो जिसका विकर्ण भैया 12 है और 15 है। जब विकर्ण दिया हुआ हो तो समचतुर्भुज का एरिया होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, सबको पता है नहीं। अब 1/2 गुने पहला विकर्ण यहाँ पे दे रखा है 12 और दूसरा विकर्ण यहाँ पे दे रखा है 15, है ना। इसको हल करोगे भैया तो आ जाएगा 15 से 90 यानी कि ऑप्शन ए आपका सही होगा। हमें लगता है ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, है ना। कहता है 9 का 3 क्रमागत गुंजों का योग इतना है भैया, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। तो देखो, है ना, 3 लगातार, 4 लगातार, 5 लगातार, कुछ का भी, है ना। तो 3 ये संख्या है ना, 3 ये संख्या है ना, कितनों संख्या रहे, है ना। बीच वाला जो संख्या होता है वो क्या होता है दोस्त, औसत होता है। औसत यानी कि बीच वाला, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर इसका हम औसत निकाल दे तो बीच वाला संख्या निकल जाएगा, हाँ या ना। देखो तो यहाँ पे औसत कैसे निकालोगे, तो संख्या 3 है, इसका योग कितना है 2457 है। तो इसमें अगर तुम 3 से भागा दे दोगे दोस्त तो क्या निकल जाएगा, बीच वाला संख्या कितना आ जाएगा, कहोगे 8 19 57, यही आएगा। क्या कहोगे जी, तो ये औसत जो आया क्या आया, ये बीच वाला आया। औसत क्या आया, ये बीच वाला, है ना। अब इसमें कहता है ये 9 का 3 क्रमागत गुणज है, यानी कि 9 से कटने वाला संख्या है, यानी इसके पहले वाला भी 9 से कटने वाला, यानी कि 9 कम रहा होगा इससे, यानी कि 810 रहा होगा। इसके बाद वाला 9 अधिक कर दो इसको, तो 9 9 18 के 8 बाकी 1, यानी कि 9 828 रहा होगा। यही 3 संख्या की वो बात किया है। और क्या कहता है, सबसे बड़ी संख्या भैया हमको बता दो, तो सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगा, 828, जो ऑप्शन कहीं ना कहीं सी में है। तो याद रखना, है ना, औसत हमेशा क्या होता है दोस्त, बीच वाला होता है। बीच वाला कौन होता है, अगर लगातार संख्या की बात करें तो कौन होता है, वो औसत होता है। यानी इसका औसत निकाल दोगे तो ये बीच वाला संख्या निकल जाएगा। अब बीच वाला निकल जाएगा तो इसके आगे पीछे वाला तो आराम से हम निकाल लेंगे, है ना। कितनों संख्या रहे इस ढंग से तुम निकाल सकते हो। आगे देखो तो ये क्वेश्चन कहता है भैया सिम्प्लीफिकेशन का, ये क्वेश्चन को हल करके बता दो, है ना। चलो हल करते हैं। तो पहले तो कोष्ट का क्रिया करोगे तो 8 और 7 15, 15 में से 3 गया, क्या आ जाएगा भैया, 12 आ जाएगा। ये से नो, जल्दी बताओ, कहोगे जी। अब 12 गुना 3 करोगे, नहीं 12 गुना 3 नहीं, पहले काकर पीछे भाग, तब गुना तब जोड़ घटा। तो पहले अभी भाग का क्रिया करना होगा, तो इसकी क्रिया करोगे तो हो जाएगा 12 भागा 3, यानी कि 12/3, और गुना ई वाला कितना आ गया 12। अब यहाँ पे काटो, 4 बार में कट जाएगा, 48 आपका प्रश्न का उत्तर होगा। 48 यानी कि ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा दोस्त, सही हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगर क्लियर है दोस्त तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी देख लिया जाए, कहीं ना कहीं आपका, है ना, पाई चार्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर करते हैं ताकि जगह मिले बनाने का। कहता है यदि 100 पावर बैंक निर्मित किए जाते हैं, यानी कि 100 को पावर बैंक बनाया जाता है और उनकी निर्माण लागत 50,000 रुपया है, यानी कि 100 पावर बैंक का निर्माण लागत 50 रुपया है। निर्माण लागत का मतलब ए वाला है ना, यहाँ पे कितना है 30% है। आगे बोलता है कि पावर बैंक का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए जिससे निर्माता को 50% का लाभ हो सके, है ना। यानी कि पहले तो पावर बैंक का कुल क्रय मूल्य निकालना होगा, यानी कि कुल लागत मूल्य निकालना होगा। कुल लागत मूल्य कितना होगा, तो 30 8 24, है ना, 28 10, यानी कुल मिलाकर 100% होगा। तो सबसे पहले ये निकालो कि 100 को पावर बैंक करना, यहाँ पे निर्माण लागत मूल्य है 5-7,000, है ना, यही ना निर्माण लागत मूल्य है। देखो तो यहाँ पे ये क्या है, निर्माण लागत मूल्य, यानी कि एक पावर बैंक का निर्माण लागत कितना होगा दोस्त, पहले ये निकालो। निर्माण लागत कितना होगा, तो कहोगे सर 100 गो के तो है 50,000, तो एगो के होगा 50,000 भागा 100, यानी कि 500 रुपया। कितना भैया,
500 रुपया। ये 500 रुपया क्या निकल गया? तो एक पावर बैंक का निर्माण लागत, एक पावर बैंक का निर्माण लागत। तो कुल लागत कितना लगा होगा पावर बैंक का? तो हम कहेंगे ये 30% का वैल्यू है 500 सर, तो यहां लिखने दो, ये 30% का वैल्यू हो गया 500, तो 100% का वैल्यू क्या होगा दोस्त? कहोगे 500 भागा 30 गुना का 100, है ना, सुन सुन कट गया, इतना रुपया हो गया, यानी 5000/3 रुपया। ये क्या आया? तो ये आ गया एक पावर बैंक का, एक पावर बैंक का पावर बैंक का क्या निकल गया? तो लागत मूल्य निकल गया, लागत मूल्य निकल गया। अब जब एक पावर बैंक का लागत मूल्य निकल गया, आपसे कहता है कि निर्माता को 50% का लाभ चाहिए, 50% का लाभ चाहिए, तो उसको कितना में बेचना होगा? तो बता दो कि एक पावर बैंक को, एक पावर बैंक को है ना, कितना में उसको बेचना होगा कि 50% का लाभ हो? तो एक पावर बैंक का लागत मूल्य हो गया 5000/3, 5000/3, इस पे 50% का लाभ चाहिए, यानी कि 150% पर बेचना होगा, यानी 50 बढ़ाकर बेचना होगा, यानी कि 100 का सामान 150 बेचना होगा। अब यहां पर देखो भैया, इस से इस कर जाएगा, इससे एक कर जाएगा, यहाँ पे 5 बार में कर जाएगा, 2500 रुपया हो जाएगा। 2500 रुपया किसी में है? कहोगे जी ऑप्शन में है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस ढंग से इसको बना लेता। आगे देखो तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, ये वाला कहता है एक समबाहुभुज की प्रत्येक, है ना, आंतरिक कोण का माप है इतना, आंतरिक कोण का माप 120 है, तो बताओ कि बाह्य कोण का माप कितना होगा? प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना होगा? कहोगे सर 180 में से 120 को घटा लो, यानी कितना होगा? कह दोगे 60 डिग्री, है ना। अब आपको पता है कि सभी बाह्य कोणों का योग 360 होता है ना, सभी बाह्य कोणों का योग 360 होता है। तो ऐसा ऐसा बाह्य कोण कै गो रहा होगा, यानी कि भुजा की संख्या कै गो रहा होगा? तो सभी बाह्य कोण 360 में ये 60 से भागा दे दोगे, कितना आ जाएगा भैया? तो 6। भुजा की संख्या कितना रहा होगा? तो 6 रहा होगा। नहीं समझा तो यहाँ पे समझा दूं आपको। देखो, अगर कोई भी, है ना, कोई भी मान लो ये बहुभुज है, तो इसकी सभी भुजा को एक ही क्रम में आगे बढ़ाते हो, तो इस प्रकार ये बना सभी बाह्य कोणों का कितना होता है? 360 डिग्री होता है। इसका एक अंतः कोण का माप यहाँ पे 120 दे रखा है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? कहोगे 60 डिग्री हो जाएगा। 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, है ना, ये भी 60 होगा, जितना बाह्य कोण होगा सब 60 होगा। तो टोटल ऐसा ऐसा बाह्य कोण क्यों को मिला? जबकि आपको पता है कि सभी बाह्य कोणों का योग 360 होता है। तो 360 में ये 60 से भागा दे दिए, तो ऐसा ऐसा जितना कोण बना वो निकल गया, है ना। ये जितना कोण बनता है वही क्या होता है? इसकी भुजा की संख्या होता है, उतना ही भुजा होता है, यानी n का मान निकल गया। ठीक है, ऐसे फॉर्मूला से भी तुम निकाल सकते हो, आपकी मर्जी। आगे देखो तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है यदि ए ने 384 रुपया की एक वस्तु खरीदी, 576 रुपया में इसको बेच दिया, बी ने 1254 रुपया में एक वस्तु खरीदी और उसको 1672 रुपया में बेच दिया, ए का प्रतिशत लाभ और बी के प्रतिशत लाभ का अनुपात क्या है? लो भैया, यानी कि दोनों का लाभ का रेशियो हमें निकालना है, दोनों के लाभ का रेशियो निकालना है। चलो, तो पहला का लाभ का रेशियो निकालो, ठीक है ना भैया। तो पहला कितना का लाभ हुआ? पहला में तो 384 का सामान बेचा है 776 में, तो कितना का लाभ हुआ? कहोगे 6 में से 4 गया 2, है ना, कितना का लाभ हुआ? 2। यहाँ पे देखो 17 में से 8 गया 9, यहाँ पर देखो 4 में से 3 गया 1, इतना रुपया का लाभ हुआ। कितना में? तो कह दोगे 384 में। अतः 100 में कितना का लाभ हुआ? तो गुना 100%। ये क्या निकल गया? ए का लाभ निकल गया। किसका लाभ निकल गया भैया? ये ए का लाभ निकल गया। अब यहाँ पे हम निकालते हैं किसका? बी का लाभ निकालते हैं। बी देखो तो क्या किया है कि 1254 रुपया को वस्तु को 1672 रुपया में बेचा, तो कितना का लाभ हुआ? कहोगे 12 में से 4 गया 8 रुपया हो गया। ठीक है भैया, ए बच गया 6, 6 में से 5 गया 1 हो गया, है ना। और ये 12 में से 16 में से 12 गया 4 बच गया, 418 का लाभ हुआ। क्या कहोगे जी? 8 4 12 के 2 बाकी 1, 5 101 7, 12 4 16, इतना रुपया का लाभ कितना में हुआ? तो कहोगे सर 1254 रुपया में हुआ, 1254 रुपया में हुआ। अतः 100 में कितना लाभ हुआ? तो गुना 100%। ए हो गया बी का लाभ। हमसे कहा यही कि ए और बी के लाभ का रेशियो भैया हमको बता दो, तो रेशियो तो निकल गया। अब इसको काट कुट कर लो, तो ये तो परसेंटेज वाला तो पहले क्रियाकलाप इसका समाप्त हो जाएगा दोस्त। और कहीं कटेगा क्या? देखो तो देखिए, गौर से यहाँ पर देखिएगा, तो एक कहीं ना कहीं आपको 2 बार में कटते नजर आ रहा है, नहीं। और ए वाला देखो तो ए वाला 3 बार में कट रहा है। क्या कहोगे जी? ये 3 बार में कट रहा है। कितना में कट रहा है? 3 बार में। 8 से 24 के 4 बाकी 2,
है ना, 3 और 2 5 और 4 तिया 12, यानी कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे अगर 3 से गुना करोगे तो 1/2 हो गया, अनुपात कितना हो गया 1/3 हो गया। इसको और हल करोगे दोस्त क्या हो जाएगा, 3 से गुना कर दो तो 3:2 होगा, रेशियो क्या होगा 3:2, यानी 3/2, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है ना। चलो अगर क्लियर है तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 को, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाता है तो उसी दर से वह कितने वर्ष में स्वयं का 16 गुना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। नहीं, इसको बनाते कैसे हैं, तो कोई धन 10 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाता है, थोड़ा सा यहाँ पर देखो 10 वर्ष में स्वयं का क्या गुना होता है, ये 2 गुना होता है ना, ये दिया हुआ है। आपका प्रश्न क्या है कि कितने वर्षों में स्वयं का ये 16 गुना हो जाएगा, कितने वर्षों में स्वयं का 16 गुना, यानी 2 गुना को 16 गुना बनाना है तो इसके ऊपर देखो कि कितना पावर डालें कि ये 16 गुना हो जाए, ये आपको देखना होता है। कहोगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, अगर इसका पावर हम 4 कर देंगे तो ये 16 गुना हो जाएगा। नहीं, बस इतना ही करना था। अब ये दोनों को गुना कर दोगे, आपका कहीं ना कहीं टी निकल जाएगा, कितना, तो 10 गुना 4 यानी कि 40 वर्ष, 10 गुना 4 यानी कि कितना हो जाएगा दोस्त 40 वर्ष। 40 वर्ष ऑप्शन में है तो टिक आउट कर दो, नहीं है तो हरे कृष्ण हरे राम जप लो, और क्या है ना। चलो क्लियर है भाई। अब 8 के बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, इसको भी देख लेते हैं। कहता है एक मोटरसाइकिल 50 की चाल से जाता है तो 10 मिनट देर पहुंचता है, और 60 की चाल से जाता है तो 5 मिनट देर पहुंचता है। उसी मार्ग से समान समय पर पहुंचने के लिए मोटरसाइकिल को सामान्य गति से चलते हुए कितने मिनट समय लगने चाहिए। यानी सामान्य गति से चलते हुए मान लेते हैं ना कि उसको समय लग रहा है टी मिनट का, कितना मिनट भैया, तो एक्चुअल टाइम लग रहा है टी मिनट का, है ना। तो ये देखो ना कि पहली स्थिति में तय दूरी बराबर होगा दूसरी स्थिति में तय दूरी, क्योंकि दोनों स्थिति में दूरी तो सेम ही है ना, यानी कि दूरी बराबर दूरी। तो तुम कर सकते हो ना कि पहली स्थिति में कितना दूरी तय किया वही दूरी तय किया होगा, दूसरी स्थिति में दोनों दूरी को हम बराबर कर देते हैं। चलो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। पहला स्थिति का चाल भैया दे रखा है 50 और समय लग रहा है कितना, तो कहोगे 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, यानी एक्चुअल टाइम से 10 मिनट ज्यादा ले रहा है। एक्चुअल टाइम तुमने माना है टी मिनट, टी मिनट से 10 मिनट ज्यादा, यानी कि टी प्लस का क्या लग जाएगा भैया, तो 10 लग जाएगा। क्लियर है यहां तक। आगे देखो यहाँ पे दूसरा स्थिति में दूरी कैसे निकालोगे, कहोगे दूसरा स्थिति में 60 की चाल से गया है, यानी कि चाल है 60 और समय कितना लग रहा है 5 मिनट लेट पहुंच रहा है, यानी कि 5 मिनट ज्यादा का समय लग रहा है, यानी टी से 5 ज्यादा, यानी कि टी प्लस का भैया यहाँ पे 5 लग रहा होगा, है ना। ये चूंकि मिनट में समय है, इसको घंटा में लोगे तो बटा 60 करना होगा, तो इधर बटा 60 करोगे तो इधर भी बटा 60 करोगे, 60 तो कट जाएगा ना जब दोनों इक्वल करोगे तब, कहोगे जी। अतः वो करने की आवश्यकता नहीं है, दोनों मिनट में है तो चलेगा। अब यहां देखो ए शून्य से भैया ए शून्य कट जाएगा, इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा 5t प्लस का 50 बराबर हो जाएगा 6t प्लस का 30। अब ये 5 को इधर लाओगे तो आ जाएगा टी, है ना, और ये 30 को इधर तो आ जाएगा 20, यानी कि समय कितना लगेगा एक्चुअल, कह देंगे 20 मिनट का, 20 मिनट, यानी कि ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो तो ये हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन था। अगर हम यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन देखें तो कहता है एक डीलर किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर 30% का छूट देता है। तो भैया हम ऐसे क्वेश्चन में सीधे हम अंकित मूल्य को पहले क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, है ना। छूट 30% का दिया, यानी कि बेचा कितना में, कह देंगे 70 में, है ना। ए लाइन मेरा क्लियर हो गया। आगे कहता है फिर भी उसको 10% का लाभ होता है। जो ही 10% का लाभ हुआ, इसका मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच की बात कर रहा है ना। यहाँ पे इसको 10% का लाभ हो रहा है। 10% का लाभ का मतलब 10% बढ़ाकर बेचा, यानी 110% पे बेच रहा है। 110% मतलब 110/100 में बेच रहा है। हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए उल्टा गुना करते हैं। 110/100 का उल्टा क्या होगा, 100/110 होगा। उल्टा गुना करें, क्रय मूल्य निकल जाएगा। यानी ये तीनों निकालना का बहुत ही सिंपल तरीका यह है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया, यानी ये विक्रय मूल्य से हमें कोई मतलब नहीं, खाली अंकित मूल्य और क्रय मूल्य हमको चाहिए, तब तो निकाल लेंगे ना कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर अंकित किया। तो देखो यहां तो पहले 100 से 100 आपका कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 11 को इधर लाओगे तो 11 अनुपात कितना हो जाएगा भैया, 7 हो जाएगा, है ना। अब आप जो निकालना है वो निकाल लोगे, है ना। थोड़ा सा ऊपर कर लें इसको, है ना, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, आप समझ जाओगे, है ना। आगे यहां पर देखो तो क्या करोगे, तो कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया, ए निकालने के लिए कहोगे कि 7 का समान 7 रुपया मूल था, लिख दिया 11 रुपया, यानी कि 4 रुपया बढ़ा दिया है, कितना में, कहोगे 7 में, अतः 100 में कितना बढ़ाया, यही आपका उत्तर हो गया, है ना। कुछ नहीं करो, आंख मूंद के 400 में 7 से भागा दे दो, आंख मूंद के, है ना। कहोगे
8 सत्ते 56, 49, 7 का 42, 7 पच्चे 35, 5 बार में जाएगा। ये आ गया 5, फिर होगा 7 सत्ते 49। देखो तो 57 से कोई स्टार्ट है, 57 दशमलव समथिंग, कहोगे जी सर सी में है, सी आपका उत्तर हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसका उत्तर जाएगा 57 दशमलव समथिंग प्रतिशत। ठीक है भैया, है ना। तो इस ढंग से इसको कहीं ना कहीं आप बना लोगे, आराम से मजे में बन जाएगा। अब देखो तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ए वाला कहता है एक धनराशि 4 सदस्य ए बी सी डी में बांटा गया है। ठीक है भैया, है ना, कहता है यहाँ पे ए बी सी और डी में 4:7:9:3 के रेशियो में बांटा गया है। सी को डी से 720 रुपया अधिक, यहां से देखो सी को डी से अनुपातिक 6 अधिक, है ना, तो 6 का वैल्यू कितना हो गया, 720 रुपया हो गया। आपसे पूछता है कि डी का हिस्सा बता दो भैया, डी का यानी कि 3 का मान, है ना, तो 3 का मान निकाल दो। दो तरीका निकालने का, इसका ये आधा है तो इसका आधा कर दो, 360 रुपया आपका उत्तर हो जाएगा। 360 रुपया आपका उत्तर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बस इस ढंग से आपको इसको निकाल लेना था। हमें लगता है ये बात भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं। कहता है 3 संख्याएं ऐसी है जो एक दूसरे के सहअभाज्य है, सहअभाज्य यानी कि को प्राइम है। को प्राइम कहते हैं जिसका महत्तम संवर्तक 1 हो, वैसा युग्म जिसका महसा 1 हो। इस प्रकार की पहले 2 का गुणनफल 357 है, अंतिम 2 का गुणनफल इतना है। तो देखो ये 3 संख्या को हम मान लेते हैं ए बी और सी। प्रश्न कहता है इसमें पहले 2 का गुणनफल यानी कि ए गुना बी करते हो दोस्त, तो क्या आता है, 357 आता है। और अंतिम 2 का गुणनफल यानी कि ए दोनों को गुना करते हैं, यानी कि बी गुना सी करते हैं, तो ए आता है कितना, 609 आता है, 609 आता है। तो बता दो कि तीनों संख्याओं का योग क्या है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी आपसे पूछ रहा है। एक चीज देखो, बी कॉमन है ना, हाँ, और सहअभाज्य भी है। तुम एक काम करो, यहाँ पे ये दोनों को फैक्टर करो। जैसे 357 को करते हैं, है ना, 8 7 15 3 से कट रहा है ना, कहोगे जी 11 दिया 11 तिया 33 अनुतिया 27, है ना। फिर देखो 7 से कट जाएगा, है ना, 17 सत्ते 19 से, यानी पहिलका का फैक्टर करोगे ना तो 7 21 गुना 17 लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो भैया, 21 गुना 17, 21 गुना 17, 21 गुना 17, है ना, क्योंकि अभाज्य संख्या यहाँ पे। आप देखो तो 609 को अगर फैक्टर करते हो, 609 को, है ना, तो ये भी 3 बार में कट रहा है, 3 दूनी 0 3 3 9, है ना। फिर देखो ये 7 बार में कट रहा है, नहीं, 7 4 18 7 21, 7 दूनी 14, 9 7 63, ये आ जाएगा 21:29। कितना आ जाएगा भैया, 21:29 आएगा। क्या कहोगे जी, अब देखो तो क्या तुम बना लोगे, इसके आगे कहानी कह लोगे भैया, दोनों में बी कॉमन है, बी कॉमन है ना, तो ये कॉमन वाला जो पार्ट है, ए वाला ए वाला ए वाला, कहीं ना कहीं कॉमन वाला का मान रहा होगा कि नहीं रहा होगा, कहोगे जी। यानी स्पष्ट है कि ए का मान आपका निकल गया 17 और बी का मान आपका निकल गया कॉमन वाला यानी कि 21 और सी का मान आपका निकल गया 29। यही तीनों का आपसे क्या पूछा, यहाँ पे योग पूछा है। तो योग निकाल दो, 7 1 8 9 17 के 7 बाकी 1 2 2 4 2 6 यानी कि 67 आपका प्रश्न का उत्तर होगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या होगा दोस्त, सही होगा। बताओ ये बात आपको समझ में आया या नहीं आया, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन भी मजे में तुम बना सकते हो। आगे का क्वेश्चन यहाँ पर देखो, ए वाला, है ना, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है ना। यहाँ पे कहता है ना, कि 2 × 5x - 3 + 3 × 3x - 5 = 93, यानी समीकरण है तो 5 दूनी 10x कर दो ना, -6 कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 3 तिया 9x - 15 = 93, यानी कि 93, है ना। 10x और 9x कितना हो जाएगा भैया, 19x बराबर हो जाएगा 93, है ना। अब प्लस हो जाएगा ए वाला उधर जाके 21, 1521 से हुआ ना। अब यहाँ पर देखो x बराबर हो गया 4 9 2 11 बटा 19, है ना। कटेगा 6 बार में, क्या कहोगे जी, 6 बार में तो कट जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया, कह देंगे 6 आ गया, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो गया। तो हमें लगता है ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, ए वाला। 2000 में मोनू की आयु उसकी बहन की आयु की 3 गुनी थी, है ना। ये 2000 की कहानी कर रहा है कि 2000 में भैया ये मोनू का जो आयु था ना, वो उसकी बहन के आयु का 3 गुना था, यानी 3:1 था। 2010 में वह उससे 24 वर्ष बड़ा था। अब आप ही बताओ कि दो व्यक्ति के बीच उम्रों का अंतर हमेशा कांस्टेंट रहता है क्या, कहोगे जी।
है ना। अगर आज आपसे हम 10 वर्ष बड़ा हैं तो आने वाले दिन में भी 10 वर्ष बड़ा रहेंगे। तो ये कह रहा है कि 2010 में वो 24 वर्ष बड़ा था, यानी कि आज भी वो 24 वर्ष बड़ा है, आने वाले दिन में भी 24 बड़ा रहा होगा और 2000 में भी 24 वर्ष ही बड़ा रहा होगा। लेकिन यहाँ पे कितना बड़ा है कहोगे 2, तो भैया ये 2 का वैल्यू हो गया 24 वर्ष। तो क्या इससे 1 का मान निकाल लोगे, कहोगे 1 का वैल्यू हो जाएगा 12 वर्ष। अब जिसका पूछता है उसका निकालना दो। किसका पूछता है, कहता है कि भैया 2010 में मोनू का आयु बता दो। मोनू का कितना होगा, 1 का वैल्यू 12, तो 3 का वैल्यू 12 तिया 36 वर्ष। ये तो निकला कितना का, तो ये 2000 का निकला। हमको 2010 में चाहिए, 2010 में मोनू का आयु चाहिए। तो लिख देते हैं 2010 में मोनू का आयु रहा होगा दोस्त, 2000 में अगर 36 वर्ष का था तो 2010 यानी कि 10 वर्ष और बढ़ गया, है ना। तो 36 और 10 46 वर्ष का रहा होगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नहीं बताओ हाँ या ना, कहेंगे जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे देखो तो अगला क्वेश्चन ये वाला क्या कहता है, कहता है 13 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 36 है। हमने क्या बताया भैया, लगातार संख्या की बात करें तो औसत हमेशा कौन होता है, कहते हैं बीच वाला होता है ना। औसत हमेशा कौन होता है, तो हम कहते हैं यहाँ पे औसत हमेशा बीच वाला होता है। बीच वाला क्या होगा, इसका औसत होगा लगातार संख्या में। कितना बीच वाला संख्या दे रखा है, औसत कर रखा है 36, यानी कि 36 कौन संख्या हो गया हमारा, ये बीच वाला हो गया। टोटल क्या है 13 को, 13 का मतलब 6 को इधर होगा, 1 2 3 4 5 6 को इधर होगा और 1 2 3 4 5 6 को इधर होगा, है ना। यही बीच वाला 36 होगा, है ना। ये कौन है, लगातार पूर्णांक है। यदि इन 13 पूर्णांकों में सबसे छोटे पूर्णांक का 2 गुना और 13 पूर्णांकों में सबसे बड़े पूर्णांकों का सबसे बड़े पूर्णांक में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त योग क्या होगा, यानी आपको सबसे छोटा पूर्णांक और सबसे बड़ा पूर्णांक निकालना होगा। तो ये सबसे छोटा कितना होगा दोस्त, कहोगे सर, है ना, इधर 6 को है तो 6 माइनस कर दो तो ये निकल जाएगा 30, यहाँ पे है ना 6 प्लस कर दो तो ये निकल जाएगा 37 से 42, यही आ गया सबसे, है ना, छोटा ए वाला आ जाएगा और सबसे बड़ा ए वाला आ जाएगा। हमें कहता है कि सबसे छोटे पूर्णांक का 2 गुना, है ना, सबसे छोटे पूर्णांक का 2 गुना, यानी कि इसको मैं 2 से गुना कर दो, ठीक है भैया, 2 गुना हो गया, और इसको सबसे बड़े पूर्णांक में जोड़ दो। ये नहीं कह रहा कि सबसे छोटे पूर्णांक का 2 गुना इन 13 पूर्णांकों में सबसे बड़े पूर्णांक में जोड़ दिया जाए, यानी इसमें जोड़ दिया जाए तो क्या आएगा, कहोगे 60 प्लस 42 यानी कि 102 आएगा, 102 आएगा, यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा। देखो ये बहुत सारे बच्चे को अगर समझ में नहीं आया होगा तो यहां पे गौर से समझना। इसके पहले का पूर्णांक कौन होगा 35, इसके पहले का कौन होगा 34, के पहले कौन होगा 33, के पहले कौन होगा 32, के पहले कौन होगा 31, पहले कौन होगा 30, होगा कि नहीं होगा। उसी ढंग से इधर जाओगे तो ये कौन होगा 37, ये कौन होगा 38, ये कौन हो जाएगा 39, ये कौन हो जाएगा 40, ये कौन हो जाएगा 41, इसके अगला कौन हो जाएगा 42। तो मैंने उतना नहीं किया, मैंने क्या किया, यहाँ पे सीधे हम 6 ऐड कर दिए, सबसे बड़ा निकल गया, यहाँ पे सीधे 6 माइनस कर दिया, हम सबसे छोटा निकल गया। बस आया समझ में। तो चलो आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ये वाला को। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यहां पे ध्यान देना, कहता है सत्य नहीं है, ठीक है भैया, सत्य नहीं है। चलो देखते हैं गौर से। कहता है सम चतुर्भुज के आसन कोणों के किसी भी युग्म का योग 180 नहीं होता, 100% गलत। क्यों, क्योंकि सम चतुर्भुज की अगर बात करोगे ना, सम चतुर्भुज की बात करोगे तो ये आसन कोण ये वाला होता है, तो ये दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये कहता है कि 180 नहीं होता है ना। यही तो पूछा था आपसे कि कौन सत्य नहीं है, तो पहला ही सत्य नहीं है। ऐसे दूसरा भी देख लेते हैं, सभी वर्ग सम चतुर्भुज होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है। सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जैसे सम चतुर्भुज का, ये बिल्कुल होता है। एक सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं सर्वांगसम होती है, यानी कि बराबर होती है, चारों भुजा बराबर होती है, ये भी बिल्कुल सही है। आपका उत्तर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ए वाला, है ना, कहता है भैया इसका मासा यानी कि महत्तम सवर्तक निकालो। जब भी संख्या का मासा निकालते हैं तो क्या करते हैं, दो निरष्ट संख्या का पहले अंतर निकालते हैं, ये दोनों का क्या निकालते हैं, अंतर। तो 8 में से 5 गया 3 और 7 में से 4 गया 3, कितना आ गया 33, है ना। अब देखते हैं कि ये 33 से तीनों कटता है कि नहीं, तो 33 से तो 45 से नहीं कट रहा है भैया, तो आप 33 का यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे। क्या होता है 33 गुना 3, सॉरी 11 तिया 33, है ना, 11 गुना 3 इसको कर सकते हो, 11 गुना 3 कर सकते हो। तब हम पहले 11 से चेक करते हैं, ये तो होगा नहीं, है ना, बड़का से चेक करना। तो 11 से 45 नहीं कटता है।
है ना। तो इसका एक फैक्टर कौन निकाला, 3 भी निकाला ना, 3 भी निकाला। 3 से देखो 15 × 45, 8 से 15 भी कट रहा है, 7 दूनी भी कट रहा है, यानी 3 से सब के सब कट रहा है, यानी इसका मासा जो हो जाएगा ना वो कितना हो जाएगा दोस्त, 3 हो जाएगा। 3 यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखो तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ए वाला है ना, कि 10 वर्ष पूर्व, यहाँ पे ध्यान देना है ना, क्या कहता है, 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना था, यानी कि 3:1 था। ठीक है भैया। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष है ना, ये है ना 5 वर्ष, कहता है 5 वर्ष पहले, यानी अब यहां पे आना होगा, हमें लिखना होगा कि 5 वर्ष पहले, यानी कि पूर्व ही हो गया ये भी, 5 वर्ष पहले यानी कि 5 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु का 5/2 गुना था, यानी कि 5:2 क्या था भैया, 2 था। तो उनकी वर्तमान आयु बता दो। एक बात बता दो भैया, इसको बनाने का तो बहुत सा तरीका है ना। सबसे पहले तो इसका फासला को देखोगे कितना हो गया, तो ये 10 वर्ष पहले की कहानी है, ये 5 वर्ष पहले की कहानी है, यानी दोनों के बीच फासला कितना का हो जाएगा भैया, तो 5 वर्ष का हो जाएगा। ये बात तो क्लियर है। तो आपके पास बनाने का पहला तो अनुपातिक अंतर को बराबर करके बना सकता है, यहाँ पे अंतर 2 है, यहाँ पे अंतर 3 है, ये दोनों को बराबर कर लोगे तभी बन जाएगा। दूसरा तरीका इसका क्रॉस डिफरेंस है ना, तो 6 में से 5 गया, क्या आ गया भैया, तो अनुपातिक 1 आ गया, 1/1 कर दो, 5 में से 2 गया 3, है ना। क्या करें यहाँ पे समझना, यहाँ पे 6 में से 5 गया 1 बटा इसका अंतर डाल देना, कितना आ गया अंतर, 3, बराबर क्या होगा, तो कहोगे ये वाला मान हो जाएगा, यानी जो फासला है ये वाला मान हो जाएगा, यानी 1/3 का मान कितना हो गया, 5 हो गया, तो कह दोगे 1 का मान कितना होगा भैया, तो 5 × 15 हो जाएगा। जब 1 का मान निकल गया तो उनका आयु तो मजे में निकल जाएगा, उनका आयु तो मजे में निकल जाएगा। 3 का मान कितना हो जाएगा भैया, तो कह देंगे 15 × 45 वर्ष हो जाएगा, 45 वर्ष हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे हम इसका भी निकालते तो 15 वर्ष हो जाता है। यहाँ पे हमको माँ का वर्तमान आयु चाहिए, है ना, माँ का क्या चाहिए, वर्तमान चाहिए, वर्तमान चाहिए। तो सोचो कि 10 वर्ष पहले वो था 45 वर्ष का, है ना, 10 वर्ष पहले था वो 45 वर्ष का, तो आज कितना का रहेगा, यानी कि 10 और इसमें ऐड हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी 55 वर्ष का रहा होगा अभी वो 55 वर्ष, यानी कि ऑप्शन सी। हम पहले बता चुके हैं, इसको बनाने का बहुत सा तरीका है, जो भी आपको बेटर लगे उस ढंग से आप इसको निकाल लोगे, है ना। अब इसका हल कैसे करोगे दोस्त, तो इसका हल 144 है ना, 144 है, तो इसका तो हो जाएगा 12, अब प्लस ये हो जाएगा 13, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव है, तो 4 का आधा 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, 441 का वर्गमूल 21 होगा, और यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है, तो इसका आधा यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, ये होगा। अब इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा 12.13, है ना, ये दोनों को जोड़ोगे तो इसमें से घटाना होगा 2.1 को, है ना, 2.1 घटाने का तरीका दशमलव के नीचे दशमलव डालते हैं, तो यहाँ एक 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, यानी कि 10.03, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलो 19 के बाद आगे क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं 20 को। कहता है एक साइकिल चालक 2.5 किलोमीटर की दूरी 4 मिनट 10 सेकेंड 4 मिनट 10 सेकेंड में तय करता है। सामान्य गति से 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले यहां पर देखो 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे एक चीज तो हमको दिखाई दे रहा है कि दूरी यहाँ पे दिया हुआ है, चाल क्या है, कॉमन है। तो सीधा सीधी यहाँ पे ऐसा काम कर लो कि दूरी का रेशियो अगर देखोगे तो पहला स्थिति में दूरी 2.5 किलोमीटर का मतलब 5/2 किलोमीटर तय किया, और दूसरा स्थिति में दूरी कितना तय किया, 6 किलोमीटर। अगर ये निकालोगे तो ये आ जाएगा 5:12, दूरी का रेशियो हो जाएगा 5:12। क्लियर है, कहोगे जी, है ना। तो यहाँ पे स्वाभाविक है कि समय का अनुपात भी तो यही रहने वाला है ना, 5:12 ही रहने वाला है। क्यों, क्योंकि चाल कांस्टेंट है ना, चाल क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। हमें पता है ना कि दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, चाल गुना समय होता है। और यहाँ पे चाल क्या है दोस्त, कांस्टेंट है। तो चाल को अगर हटा दोगे तो दूरी बराबर समय, यानी कि जो दूरी का रेशियो होगा वही समय का रेशियो होगा। तो देखो पहला स्थिति में दूरी समय कितना लगा है, ये देखो, तो पहला स्थिति में समय उसको लगा है, पहला स्थिति में समय उसको लगा है 4 मिनट 10 सेकेंड, है ना। तो इसको पूरा को बटा में ना आवे तो इसके लिए सेकेंड में बदल लो। तो 4 मिनट को सेकेंड में बदलोगे तो 6 यानी कि 240 सेकंड हो जाएगा, अब प्लस का 10 सेकंड हो जाएगा, यानी 250 सेकंड हो जाएगा, यानी 5 का वैल्यू हो गया
250 सेकंड। कितना हो गया 250 सेकंड, यानी एक का वैल्यू हो गया 50, तो 12 का वैल्यू हो गया 50 गुना 12 यानी कि 600 सेकंड। कितना हो गया 600 सेकंड। तो दूसरा स्थिति में 6 किलोमीटर को तय करने में उसको 600 सेकंड का समय लगेगा। 600 सेकंड का मतलब इसको मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 600 भागा 60 दे दोगे तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आ जाएगा कितना 10 मिनट का समय। कितना का लगेगा समय उसको दोस्त, कहोगे 10 मिनट का समय लगेगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसको इस ढंग से लपेट सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता अगर इस ढंग से लपेटता तो। अब देखो तो ये वाला क्वेश्चन क्या है, एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर है, एक्स बाई स्क्वायर है, एक्स बाई 2x बाई है ना। देखो यहां पे क्या करो कि ए वाला को और ए वाला को दोनों को ऐड कर दो, यानी कि दोनों को क्या करो यहां पे जोड़ दो, दोनों को क्या करो जोड़ दो। तो एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं, कहोगे जी एक्स बाई और यहां पे भी है एक्स बाई है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2x बाई, क्या हो जाएगा 2x बाई हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे है ना ए वाला लिख देते हैं बाई स्क्वायर। ध्यान से समझो हम क्या कर रहे हैं। अब प्लस क्या बच गया एक्स प्लस बाई बच गया, प्लस एक्स प्लस बाई बच गया है ना, बराबर हो गया कितना, तो 18 प्लस 24, 18 प्लस क्या हो गया ये 24 हो गया। मैंने क्या किया इसको ऐड कर दिया है ना, ये दोनों को क्या कर दिया ऐड कर दिया, ऐड कर दिया तो क्या हो गया फिर से देख लेते हैं है ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर था है ना, एक्स स्क्वायर लिख दिया, एक्स बाई और एक्स बाई क्या हो गया ये 2x बाई हो गया है ना। फिर यहाँ पे बाई स्क्वायर था, बाई स्क्वायर में लिख दिया, फिर एक्स और बाई को जोड़ा तो हो गया एक्स प्लस बाई, फिर 18 और 24 को जोड़ा तो हो गया 18 प्लस 24, ये हो गया। ऐसे करने से फायदा क्या मिला कि ए वाला कहीं ना कहीं आ गया हमारा एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर, आया कि नहीं कहोगे जी है ना, एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर आ गया, एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर आ गया है ना। अब प्लस यहाँ पे क्या आ गया एक्स प्लस बाई आ गया, प्लस क्या आ गया एक्स प्लस बाई आ गया। इसको इधर ले आते हैं तो माइनस में आ जाएगा, 8 4 12 के 2 बाकी 1 3 1 4 कितना आ गया 42 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये कहीं ना कहीं द्विघात समीकरण बन गया दोस्त। कहो कैसे, तो देखो ऐसे, अगर एक्स प्लस बाई को हम ए मान लेते हैं है ना, एक्स प्लस वाई को ए मान लेते हैं तो आपका तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगा ना, क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 42 बराबर 0 होगा कि नहीं होगा। अब इसको हल कर सकते हो कि नहीं हल कर सकते हो, कहेंगे जी क्योंकि एक्स प्लस बाई का मान निकाला है, एक्स प्लस बाई को तुमने मान लिया है, एक्स प्लस बाई को तुमने मान लिया है ए, तो क्या करोगे इसका ऐसा दो फैक्टर करोगे है ना जिसको घटाने पर एक आना चाहिए, कहोगे 7 का 42 है ना भैया। अब प्लस एक लाना है तो इसको प्लस इसको क्या डाल देना होगा माइनस, यानी ए का मान आपका आ जाएगा यहाँ पे, ए का मान आ जाएगा क्या आ जाएगा भाई, तो कहोगे 7 है तो -7 आ जाएगा। बी का मान क्या आ जाएगा, तो कहोगे -6 है तो 6 आ जाएगा। यही ए को न तुम माना है, यही ए को न तुम माना है, एक्स प्लस बाई को ही ना माना है, यानी स्पष्ट है यहाँ आईने की तरह साफ है कि ए के स्थान पे एक्स प्लस बाई तुम लिख दोगे तो हो जाएगा एक्स प्लस बाई का मान -7 और 6 आपका उत्तर होगा -7 और 6, -7 और +6 यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसको इस ढंग से बहुत बढ़िया क्वेश्चन था है ना, बना लेना था। ठीक है भैया, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ताकि हर एक तरह का क्वेश्चन दिमाग में आ जाए। कहता है कारखाने में एक वस्तु का उत्पादन करने के लिए महेश द्वारा खर्च की गई राशि 2000 रुपया था, यानी वो 2000 रुपया खर्च किया है। ठीक है, यदि वस्तु को कारखाने से शोरूम तक ले जाने के लिए उत्पादन लागत का 10% खर्च होता है, यानी देखो पहले 2000 रुपया खर्च हुआ, कितना हुआ 2000 रुपया, ये ना हुआ एक तरह से खर्च की राशि 2000 हुआ, फिर है ना उसको ले जाने में 10% का और खर्च हो गया तो ये बढ़कर कितना हो गया 110%, यानी 110/100 हो गया, 10% और खर्च हो गया, यानी कि 100 का सामान था तो 10 और खर्च हो गया, यानी कि 110 रुपया हो गया है ना, 110/100। आगे क्या कहता है, उसने शोरूम से वस्तु को ऐसे मूल्य पर बेचा जो महेश द्वारा वस्तु का उत्पादन और परिवहन ये वाला हो गया में खर्च गई कुल लागत का, यानी ये पूरा का से 15% अधिक है, यानी इससे 15% अधिक, यानी कि 115% है, यानी 115/100 था। तो महेश को शोरूम में वस्तु का किस मूल्य पर बेचा गया, यानी यही मूल्य पर बेचा गया। अब इसको हल कर दो, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा भैया, इस शून्य से इस शून्य कट जाएगा, इस शून्य से इस शून्य कट जाएगा, यानी बस इसको गुना करना रह गया है ना। गुना करोगे तो अंत में 0 आएगा। ठीक है, 15 दूनी 30, 2 आ गया, गुना आ जाएगा 11, इसको और गुना करोगे 0 आ जाएगा है ना, 0 आ जाएगा, हटाओ 23 गुना 11 कर देते हैं है ना, तो कहोगे 3 3 2 5 2, यानी 2530 रुपया कोई ऑप्शन में है, कहोगे जी डी में है, डी आपका सही उत्तर होगा। इसको इस ढंग से निपटा लेता। ठीक है भाई, आगे का क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं ए वाला
है ना। ये द्विघात समीकरण का ये भी क्वेश्चन है और कहता है कि मूलों का गुणनफल। तो देखो मूलों का गुणनफल क्या होता है, सबको पता है मूलों का गुणनफल होता है सी बटा ए होता है। नहीं, यहाँ पे सी कितना है, कहोगे स्वतंत्र पद। देखो इसको सरिया लेते हैं थोड़ा सा आपके लिए, है ना। यहाँ पे इसको लिखोगे -5x² -8x +6 बराबर 0, यही से लिखा होगा ना। सरिया लिए ताकि आपको मजा में समझ में आ जाए। सी कौन है, स्वतंत्र पद यानी कि 6, कितना होगा 6 बटा ए कौन है, तो ये वाला यानी कि -5, यानी कि 6 बटा 5 आपका उत्तर होगा, -6 बटा 5 यानी कि ऑप्शन ए आपका सही होगा, मूलों का गुणनफल, है ना। यानी कि मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा -6 बटा 5। और मूलों का योग क्या होता है दोस्त, मूलों का योग होता है -b बटा ए होता है, ये भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में, ये वाला है ना, ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है और इसको हल भी करना है। तो ऐसा करो, इसको एलसीएम लेके हल कर लेते हैं। ये क्या आ गया भैया, है ना, इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, 1 + cos A इंटू साइन ए क्या भैया, साइन ए को एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर + cos स्क्वायर प्लस 2 cos से होगा ना। अरे भैया 1 + cos का होल स्क्वायर ना हो जाएगा, 1 + cos का होल स्क्वायर होगा, इसको ऐसे गुना करोगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, है ना, b स्क्वायर यानी cos स्क्वायर इंटू 2ab यानी कि 2 cos से। ठीक है भाई। अब देखो तो एक चीज और यहाँ पे देखोगे, थोड़ा सा गौर फरमाओगे, या एक लाइन हम बढ़ ही जाते हैं आपके लिए, है ना। यहाँ पे ए दोनों का मान क्या होगा, कहोगे 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। अब पहले से 1 यहाँ पे है तो 1 क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, +2 cos A हो गया, +2 cos A हो गया। अब बटा में हो गया 1 + cos A इंटू क्या हो गया, साइन ए, बटा क्या हो गया, साइन ए। अब थोड़ा सा देखो, दो इसमें से अगर तुम कॉमन निकाल लेते हो तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, cos A हो जाएगा। अब बटा में क्या होगा, 1 + cos A, 1 + cos A, 1 + cos A, है ना, इंटू साइन ए हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। यहाँ से ए वाला कट जाएगा, 2 बटा साइन ए बचा, तो 1 बटा साइन ए को तुम लिख सकता है कौशिक, दूर रह दो, 1 बटा साइन ए को लिख सकता है कौशिक 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 कौशिक, है ना, कौशिक, यानी 2 कौशिक आपका उत्तर होगा, 2 कौशिक, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही होगा। इसको इस ढंग से निपटा सकता था तुम भाई, या फिर है ना यहाँ पे थीटा का कोई मान लेकर भी इसको बनाता, तब भी आपका बन जाता, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बढ़ जाते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर और इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे कहता है यहाँ पे कि 2018 से 2020 के लिए फल, आईटी उत्पाद और रसा उत्पाद का वार्षिक औसत निर्यात बता दो। यानी 2018 से 2020, तो देखो ये 2018 है, ये 2020 है, यानी 2018 से 2020 का मतलब 2018, 2019 और 2020 तीनों साल की बात कर रहा है। किसका, तो कहता है फल का भैया, और आईटी उत्पाद ये वाला हो गया, और रसा उत्पाद ये वाला हो गया, है ना। ये तीनों का वार्षिक औसत निर्यात हमें संयुक्त रूप से निकालना है ना, यानी तीनों के संयुक्त रूप से वार्षिक निर्यात निकालना है कि वार्षिक निर्यात कितना रहा। तो देखो सबसे पहले फल को देखो, 2020 में 75 था करोड़, और 70 करोड़, और ये 2018 में 61 करोड़ था। तो ये तीनों का योग कितना होगा, पहले ये निकालो, कुल कितना योग होगा, कहोगे यहाँ पे 5 या 6 हो गया दोस्त, और 713 और 7 20 यानी कि 206 करोड़ हो गया फल का उत्पादन तीनों वर्षों में, निर्यात। आईटी का उत्पादन यहाँ पर देखो तीनों वर्षों में, तो यहाँ पर 160 है, 100 है और 120 है, तो 16 + 10 26 और 12 38, यानी ये हो गया कितना, 38 पर एगो जीरो, इतना करोड़, है ना, आईटी का उत्पादन हुआ 3 वर्ष में। रसा उत्पादन कितना हुआ, तो यहाँ पर देखो 80 है, 110 है और 85 है। ये तीनों को अगर ऐड करोगे, कहोगे 80 है, फिर 110 है, और फिर कितना भैया 85 है, तो हो जाएगा 5 और 16 17 के साथ बाकी 1, 275 हो जाएगा। कितना होगा, 275 हो जाएगा। ये तो हो गया मेरा, है ना, अलग अलग तीनों का कुल योग हो गया। हमें क्या निकालना है, इसका औसत निकालना है। क्या निकालना है, औसत निकालना है। औसत कैसे निकालोगे, कहोगे सर ये तीनों को जोड़ दो, 6 5 11 के 1 बाकी 1, 9 8 7 16 के 100 बाकी 1, 3 3 16 2 861, है ना। ये हुआ के वर्ष में, 1 2 3 वर्ष में, तो 3 से भागा दे दो, यही इसका औसत आ गया, है ना, यानी कि 861 बटा 3 कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो भागा देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा इसको साइड में कर लेते हैं। यहाँ देखो तो 861 में 3 से भागा दोगे तो 3 दूनी 6, ये आ गया 2, 8 3 24, ये आ गया 2, है ना,
सतिया 21, ये आ गया, कट गया भैया, 287 आ गया, कितना आ गया, 287, औसत उत्पादन 287, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही होगा। ध्यान रहे ये सारे का क्वेश्चन पीडीएफ और क्लास नोट्स का पीडीएफ, दोनों तरह का पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज देते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। अब बहुत जल्द, है ना, आपके सुविधा के लिए केटीसी क्लासेस ऐप पर भी ये सुविधा चालू हो जाएगा। केटीसी क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करना ना भूलिएगा। तो चलिए हमें दीजिए विदा, मिलते हैं कल के क्लास में, जब तक खुश रहिए मगन रहिए, ओके बाय बाय।